वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीटी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, मार्च 2021 के लिए संपूर्ण महीने की 1 मार्च से लेकर पूरा 31 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं सभी की एक ई बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 25 रुपये में, जिसका परचेजिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। तो एक बार इस पूरे कंप्लीट ई बुक को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ताकि जब आप इसे परचेज करें तो आपको कोई संशय न रहे कि इसमें क्या है और ये बुक किस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो आपको मार्च महीने के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण दिवस और थीम है वन लाइनर के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डे बाय डे जितने भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं सभी प्रश्न पूरे डिटेलिंग के साथ, जितने भी डिटेल्स मैंने आपको बताए थे पूरी डिटेलिंग के साथ और चित्रों के साथ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो एक बहुत ही उपयोगी ई बुक है यह आपके लिए। निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए जो ई बुक है वो अवेलेबल है। तो इसमें से कोई भी ई बुक या सभी ई बुक आप मात्र 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो ये ई बुक का एक प्रारूप है। मैं सरसरी तौर से आपको पूरी जो ई बुक है इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जहाँ पर आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर आपको चित्रों के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाचारों में रहा एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी लैगून कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर भी बताया गया है। और इसके बाद आपको सचित्र और मानचित्र के साथ दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। नीचे व्याख्या भी है और ये चीज़ें चर्चा में क्यों हैं ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। तो सभी प्रश्न बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसानी से समझने योग्य और साथ ही साथ ये बहुत ही आसानी से याद रखने योग्य ये ई बुक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे मार्च 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हुए थे और उनकी जो थीम हुई है। तो हालांकि मैं अपने डे बाय डे के जो करंट अफेयर होते हैं उसमें आपको ये चीज़ें बताता रहा हूँ, लेकिन एक बार इसका रिवीजन करते हैं। और 31 मार्च का जो करंट अफेयर का वीडियो था वो छूट गया था, तो उसको आज हम लोग करेंगे कंप्लीट। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आज यानी कि 6 अप्रैल का जो भी प्रश्न होंगे, 6 अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा। तो 1 मार्च को देखिए, 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। एक तो होता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम रखी गई है एंड इनइक्वलिटीज़। और दूसरी थी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम है स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। और 3 मार्च को भी 2 महत्वपूर्ण दिवस थे, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस की जो थीम रखी गई वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। और विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे की जो थीम है ये भी 3 मार्च को मनाया गया था। तो हियरिंग आर द ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट। 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, थीम थी रोड सेफ्टी। 8 मार्च जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, थीम थी कि वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, थीम रखी गई लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसकी थीम रखी गई टैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। 18 मार्च वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के साथ साथ विश्व गौरैया दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, ये तीनों मनाए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, विश्व गौरैया दिवस, इको सिस एक्शन फाउंडेशन ये थीम रखी गई। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस की थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, थीम वैल्यूइंग वाटर। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम रखी गई द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, थीम रखी गई द क्लॉक इज टिकिंग। और 27 मार्च को अर्थ आवर डे 2021, जैसा कि आप जानते हैं 8:30 से 9:30 तक इस दिन जो है जो
आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको ऑफ रखा जाता है। थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, और 27 मार्च को ही था विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, थीम थिएटर, सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। तो ये थे मार्च माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 31 मार्च के प्रश्नों पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो ये PDF है आप देख रहे हैं, मैं जिस वीडियो से आपको पढ़ा रहा हूँ ये वही PDF है जिसको आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त होंगी और इसे पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा भी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में है और आपका बहुत अधिक ज्ञानवर्धन भी होने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। आइए चलते हैं 31 मार्च के प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से सही जवाब ऑप्शन बी है, महेंद्र गिरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बने हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको आप IUCN कहते हैं, IUCN ही रेड डाटा लिस्ट भी जारी करता है, आपको याद होगा, और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि WCPA द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवरों के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें से एशिया से एकमात्र जो रेंजर हैं उनका नाम महेंद्र गिरी है, ठीक है। 2020 में IUCN WCA इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन एलायंस के बीच सहयोग से विकसित इन पुरस्कारों का उद्देश्य दुनिया भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले रेंजर के असाधारण कार्यों को उजागर करना और उनका सम्मान करना, यानी कि उनको जो वीरता वो दिखाते हैं इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए और दुनिया में उनका नाम सामने आना चाहिए। परमाणु सक्षम सतह से सतह तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये मिसाइल भारत या चीन की तो हो ही नहीं सकती, तो ये पाकिस्तान या ईरान की हो सकती है। सही जवाब ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। शाहीन, गजनी ऐसे नाम सिर्फ पाकिस्तान ही रखता है। तो शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये कि ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है और 900 किलोमीटर तक ये मार करने में भी सक्षम है। बिल्कुल एक्यूरेट, ये सटीक बिल्कुल निशाना बनाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। 26 मार्च को पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है। इसरो के द्वारा छोड़ा गया है ये उपग्रह GISAT-1, हालांकि अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है। तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो GISAT के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि GISAT-1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इसको EOS भी कहीं लिखा जाता है, के अंतर्गत आता है और यह एक इमेजिंग उपग्रह है, यानी कि यह रियल टाइम जो इमेज होगा उसे हमें भेजता है। तो श्रीहरिकोटा से 18 अप्रैल को लॉन्च होने वाला उपग्रह मल्टी स्पेक्ट्रल मल्टी रेजोल्यूशन इमेजिंग उपकरणों को ले जाने में भी सक्षम होगा। तो इसे जो है पिछले साल लॉन्च किया जाना था, लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से इसे थोड़ा डिले हुआ और फिर इसे जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये फाइनल डेट इसकी हो गई है 18 अप्रैल। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक बार फिर जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 का प्रक्षेपण टाल दिया है। इस सैटेलाइट को पहले 28 मार्च को GSLV F-10 रॉकेट से रवाना किया जाना था, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि इसे 18 अप्रैल को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन बन गई है। तो मिताली एक मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं और ये जो ट्रेन चलेगी ये चलेगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा संयुक्त तौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम है मिताली एक्सप्रेस, का उद्घाटन किया गया। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में अब 3 ट्रेनें हो जाएंगी। एक तो मैत्री एक्सप्रेस है जो कि ढाका से चलती है कोलकाता तक, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस, ये खुलना से चलती है कोलकाता तक, और तीसरी जो ट्रेन होगी अब मिताली एक्सप्रेस होगी। तो यह ट्रेन बांग्लादेश के सीमावर्ती स्टेशन
चिल्हाटी से चलते हुए कहाँ तक आएगी, पश्चिम बंगाल की ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ये संचालित होगी। ढाका और चिल्हाटी के बीच की जो दूरी है वो 453 किलोमीटर है। चिल्हाटी से न्यू जलपाईगुड़ी की जो दूरी है वो 71 किलोमीटर है। तो 3 ट्रेन चलेंगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसने ISSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल वाला जो मिश्रित टीम स्पर्धा होती है उसमें विजयवीर सिद्धू और तेजस्विनी दोनों ने मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, भारत के विजयवीर सिद्धू और तेजस्विनी ने ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक मुकाबला 2 भारतीय खिलाड़ी जोड़ियों के बीच था, 2 भारतीय जोड़ियों के बीच, जहां विजयवीर और तेजस्विनी की जोड़ी ने गुरप्रीत सिंह और अभिदन्या अशोक पाटिल की मिक्स्ड जोड़ी को हराया था। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ISSF शूटिंग विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू और तेजस्विनी ने मिलकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। चर्चा में रहा शंक्वाकार मेरापी कहाँ पर स्थित है। अब मेरापी एक जो है बहुत ही खतरनाक टाइप का ज्वालामुखी है, ये पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, और ये मिलेगा आपको कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। मेरापी पर्वत एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है, शंक्वाकार आप समझ रहे होंगे इस प्रकार से, और मध्य जावा और योग्यकार्ता इंडोनेशिया के बीच की सीमा पर स्थित है। मेरापी पर्वत को इंडोनेशियाई और जावानी भाषा में गुनुंग मेरापी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ आग का पर्वत होता है। मेरु माने आग होता है और अपी माने होता है, मेरु माने पर्वत और अपी माने आग होता है। यह पृथ्वी के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह इंडोनेशिया का भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 1548 के बाद से नियमित रूप से फूट रहा है ये, और योग्यकार्ता शहर के बहुत करीब है। हजारों लोग इस ज्वालामुखी की ढालों पर रहते हैं। यह एक स्ट्रेट वॉल्केनो है जो 2968 मीटर ऊंचा है। अंडमान निकोबार में बिजली पूर्ति परियोजना में सहायक देश कौन सा होगा? अंडमान निकोबार में बिजली पूर्ति परियोजना में सहायक देश होगा ऑप्शन बी यानी कि जापान। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बिजली आपूर्ति परियोजना जापान द्वारा वित्त पोषित होगी, यानी कि जिस पे पैसा लगेगा वो जापान लगाएगा। कुल 295 करोड़ रुपये का इसमें अनुदान जापान देगा, जिसका उद्देश्य द्वीपों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2 वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से 2 वातानुकूलित मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। 20 लाख रुपए की लागत की ये वैन जिले के दूर दराज के इलाकों में आधुनिकतम क्लिनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। फिलहाल 20 जिलों को चयनित किया गया है इस राष्ट्रीय अभियान के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। CSIR और कौन सी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म को भारत में लाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में जो DNA होता है, तो DNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे क्या बनता है, mRNA बनता है, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसको जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है इसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा भारत बायोटेक के साथ मिलकर किया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च होगा mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म, ये भारत बायोटेक लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि CSIR के जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर शेखर मंदे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और भारत बायोटेक के बारे में आप जानते होंगे, भारत बायोटेक जो है जो कोवैक्सीन बन के आई थी। एक तो देखो यहाँ पर अब तक जो कोविड-19 की भारत में जो 2 वैक्सीन बनी हैं उसमें एक तो आपकी कोवैक्सीन है, दूसरी कौन सी है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड। तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाई है और भारत बायोटेक के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णा एला, डॉक्टर कृष्णा एला। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। CSIR और भारत बायोटेक मिलकर mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म को भारत में लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये है गैंगटोक
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक और गैंगटोक स्थित महात्मा गांधी मार्ग में स्मारकी ध्वज मस्तूल लगाया गया है। इस स्मारकी ध्वज मस्तूल का उद्घाटन 29 मार्च को राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में किया है। तो उसमें होली थी और होली के शुभ अवसर पर उद्घाटित फ्लैग मास्ट की ऊंचाई 104 फीट है, काफ़ी ऊंचाई है इसकी, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किस प्रदेश में, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में यानी कि लखनऊ में हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय राज्य सरकार के समर्थन के साथ एक ऐसे राज्य में प्रतिभा का पोषण करने का निर्णय लिया है जिसने हॉकी स्टारवार्स ध्यानचंद और कुंवर दिग्विजय सिंह जैसे मतलब जो महान खिलाड़ी थे उनका निर्माण किया था। और उत्तर प्रदेश का खेल के इतिहास में एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 2 हरित शहर होंगे। यह हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से होंगे, तो सही जवाब राजगीर और बोधगया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर राजगीर और बोधगया हैं। वे 2023 से पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देंगे, यानी कि इन 2 शहरों में फिर डीजल पेट्रोल की कोई आवश्यकता, यानी कि जो खनिज हमारे ईंधन होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होगा। पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पर ये दोनों शहर जो है वो चलेंगे। शहरों को चलाने के लिए आवश्यक हरित ऊर्जा आपूर्ति सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी। परियोजना को लागू करने के लिए बिहार की राज्य सरकार लखीसराय और भागलपुर में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगी। राजगीर और बोधगया के बाद पटना में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय जैसे कि गवर्नर हाउस, उच्च न्यायालय, संग्रहालय और विद्युत भवन भी SECI द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा पर चलेंगे। तो SECI के बारे में जान लीजिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो SECI यह जो है CPSU यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एक, और हालांकि वर्तमान में SECI का जनादेश पूरे नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए विस्तृत हो गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है SECI। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के बारे में जान लीजिए। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जतिंद्र नाथ स्वैन, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर और इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।